सतत पोषणीय विकास पहला टर्म और दूसरा एजेंडा 21, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। दोनों को हाईलाइट करके रखिएगा और 2 नंबर के हिसाब से याद भी करके रखिएगा। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं एक लाइन में। सतत पोषणीय विकास मतलब ऐसा विकास जहाँ पर संसाधनों का हम उचित दोहन करें, उसका अनुपयोग ना करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन उपयोग करने को मिल सके। साथ ही साथ हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अगर हम विकास करते हैं तो इस प्रकार का विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। पहला, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। दूसरा, संसाधन ऐसे उपयोग किए जाएं कि आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन मिल सके, है ना। तो ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाती है? सतत पोषणीय विकास कहलाती है। एजेंडा 21 क्या था? तो ये घोषणा है जो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो में ली गई थी। जब वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो वहाँ जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इस घोषणा पत्र को स्वीकृत किया गया था। इसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा आपको यहाँ तक, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ये एक कार्यसूची है जिसके उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारी। अगर ये इतना सारा कुछ याद नहीं रखे तो आप केवल इतना याद रखो, इसका उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास हासिल करना, पृथ्वी पर सतत पोषणीय विकास हासिल करना। और इसका उद्देश्य ये भी है कि हर एक पूरे दुनिया भर में हर एक स्थानीय निकाय का अपना एजेंडा 21 हो। मतलब वो अपने क्षेत्र के हिसाब से सतत पोषणीय विकास हेतु कार्य करने की सूची तैयार करें कि हमको कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना है। तो हर एक नगरीय निकाय को उन्होंने सोचा था कि हम जो है एजेंडा 21 के तहत हर एक निकाय का अपना एजेंडा 21 होना चाहिए, है ना। तो एजेंडा 21 एक इम्पोर्टेंट टर्म है। आप सिंपल से याद रख, अगर सतत पोषणीय विकास याद हो गया है ना कि 2 बातें सतत पोषणीय विकास में, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, दूसरा संसाधन आने वाली पीढ़ी को भी मिल जाए, इसको हम सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। तो यही घोषणा 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षों द्वारा घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास, है ना। सतत पोषणीय विकास के सारे लक्ष्यों को हासिल करना ही एजेंडा 21 का मुख्य मकसद था। 21 क्या है? इसमें 21 क्यों लिखा हुआ है? ये ऐसे 21 काम हैं जो हम यदि करेंगे तो हम सतत पोषणीय विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। और इसका मकसद क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय का अपना एजेंडा 21 हो। ठीक है, तो 2 बातें निकल कर आ रही हैं एजेंडा 21 में। पहला, पूरे विश्व, इसका उद्देश्य था पूरे विश्व में सतत पोषणीय विकास करना। और दूसरा, एजेंडा 21 का मकसद था कि हर एक स्थानीय निकाय का अपना एजेंडा 21 हो, जो वहाँ की स्थानीय विविधता के आधार पर संसाधनों के उपयोग के आधारित हो, संसाधनों के उपयोग पर आधारित हो, है ना। इसमें बस यही लाइन थोड़ी सी कठिन है कि कार्यसूची क्या क्या कार्य किए जाते हैं इसमें। समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, बस यही थोड़ा सा कठिन है। नहीं हो याद तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो कर लो। संसाधन नियोजन पे भी हम बात कर चुके थे। भारत में संसाधन नियोजन के 3 चरण हैं। पहला, सूची तैयार करना। दूसरा, उनकी बारे में योजनाएं और स्किल बना के उनकी संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और चौथा, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। तो ये तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 2 नंबर के हिसाब से। भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है, कैसे संसाधनों का नियोजन किया जाता है भारत में। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण वही है सतत पोषणीय विकास। भू संसाधन मतलब भूमि से जुड़े हुए संसाधन। क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेशर, मैंने कुछ वीडियोस डिलीट किए हैं तो आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मैं कोशिश करूँगा डेली अपलोड करता जाऊँ ताकि जो बच्चे मिस हो रही है अगर क्लास किसी कारण से, तो वो, क्योंकि
बच्चों को दिक्कत जा रही थी। तो आप भी चैनल वही रहेगा जहाँ अपलोड होती है, और मैंने पहले भी लिंक शेयर करी हुई है। सोशल साइंस के अलग से फोल्डर प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हो क्लास अगर कोई मिस हो जाती है तो, है ना। सुमेश सर ने अपनी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस पर विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति करी है। 1937 में वुडलैंड आयोग द्वारा रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया था। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और हमारा संरक्षण की वकालत करी। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और प्रमुख योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1952 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। तो ये बार बार ये शब्द आ रहा है। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो में, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको याद रखेंगे अपन। तो भू संसाधन क्या होते हैं? इस डायग्राम में लिखे हुए हैं। मैदान, पर्वत और पठार, ये हमारे मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। और भू संसाधन सारी चीज़ें जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, भूमि पर आधारित ये सारे के सारे भूमि प्राकृतिक भूमि पर भू संसाधन कहलाते हैं, है ना। ऐसे संसाधन जो भूमि पर पाए जा रहे हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान। लगभग ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन करिएगा। लगभग भारत में 43% भू क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है ना। पर्वत का हिस्सा 30% है और बारहवासी नदियों के प्रवाह तो सुनिश्चित करते हैं विकास में। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। तो अगर ये यहाँ अंडरलाइन नहीं कर रहे हो तो यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो। मैदानी इलाका है अपने यहाँ 43%, पर्वतीय इलाका है 30%, वेन डायग्राम में दिया हुआ है। और पठारी इलाका कहाँ है, कितना है? 27%। तो इसको भी आप याद कर सकते हो अगर वो नहीं करना है तो। अच्छा, जो नई बुक होगी उसमें शायद परसेंटेज वैसे तो यही होगा। किसी के पास नई बुक है क्या 24-25 की? मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ये नई बुक में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग यही होगा, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है और 2011 पे आधारित ही वेन डायग्राम है ज़्यादातर अपने पास। ठीक है, यह है भू उपयोग, मतलब हम कैसे उपयोग करते हैं। ये डाटा दिया हुआ है, थोड़ा सा अपन इस डायग्राम को समझेंगे ना तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी। ये 1960 का डायग्राम है। सबसे ज़्यादा ज़मीन कहाँ इस्तेमाल की जाती थी कलर के हिसाब से देखें अगर, तो गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत उपयोग की जाती थी। सबसे ज़्यादा ज़मीन नहीं यार, ये तो डार्क वाला है, हल्का वाला यहाँ है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब खेती कितने एरिया पे हो रही थी 1960 में? 45.26 एरिया में शुद्ध बोया गया क्षेत्र था, मतलब जहाँ पर खेती की जा रही थी। ठीक, 2014-15 में कितना है वो एरिया? 45.5। तो क्या कमी आई है? नहीं, जबकि वृद्धि हुई है, खेती में वृद्धि हुई है इतने सालों में। 60-61 का डाटा था और 14-15 का डाटा था। खेती की ज़मीन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है। उसके बाद यदि हम बात करें नीले वाला, तो नीला वाला एरिया वन था, है ना। वन हमारे कितने परसेंट थे? 18%। कब? 1960 में। और अब कितने हो गए? अब हो गए हैं 23%। मतलब वन भी बढ़ गए हैं हमारे यहाँ। उसके बाद रेड एरिया दिख रहा है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि हमारे यहाँ थी 12% 1960-61 में, और अब कितनी बची है बंजर भूमि? केवल 5%। ये तो अच्छा है वैसे हमारे देश के लिए। डाटा जो दिख रहा है वो हमको थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा है। उसके बाद हमको डार्क ग्रीन क्या दिख रहा है? गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, मतलब जो भूमि कृषि में उपयोग नहीं की जा रही है, तो वो कितनी थी? 5% लगभग, और अब कितनी हो गई? थोड़ा सा ये ज़्यादा बढ़ गई है। पर्पल कलर क्या था? स्थायी चारागाह है, अन्य गोचर भूमि, ऐसी ज़मीन जहाँ पर गाय वगैरह चल सकती हैं, 4.71। और अब ये ज़मीन थोड़ा सा कम हो गई है, ये हो गई है 3.33%। चराई की जो ज़मीन है ना वो कम हो गई। ऑरेंज क्या था भाई? ऑरेंज कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती है लेकिन वो बंजर है। कितनी थी? 6.23। अब कितनी हो गई है? अब कम हो गई है। अच्छा है ना। तो सारे आंकड़े क्या बता रहे हैं? सारे आंकड़े बता रहे हैं कि देश में खेती कम नहीं हुई है,
वन बढ़े हैं, है ना। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि कम हुई है। तो मतलब भूमि का उपयोग हमने सही ही किया है। 1960 से लेकर अभी तक हम देखें तो ज़्यादा हमने वेस्ट नहीं किया है। आप ध्यान से देखोगे दोनों आंकड़े तो, है ना। भारत में भू उपयोग के प्रारूप, तो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा ये भूगोल में ना ये बहुत आता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, है ना। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भूगोल में ये आंकड़े अनफॉर्चुनेटली भारत का इसमें कौन सा स्थान है, कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है, लौह उत्पादन में कितना योगदान है, मध्य प्रदेश मैग्नीज के नंबर पे कौन से नंबर पे आता है ना। तो ये सारी सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इसमें। आपको अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो परीक्षा अध्ययन में जो ऑब्जेक्टिव हो कम से कम वो याद कर लेना, और बहुत अच्छा होगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको हाईलाइट करते जाओ। जैसे ये वाला इलाका, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, अच्छा हाँ, ये हमारा क्षेत्रफल है ज़रूर, लेकिन हमारे कुछ हिस्से पर जम्मू कश्मीर और में पाकिस्तान और चीन दोनों देशों ने कब्जा करके रखा है। तो उस जगह का हम क्षेत्रफल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वहाँ पर सर्वे नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ डिटेल दी हुई है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है केवल। ये अंडरलाइन मत करिएगा, ये नहीं है ज़्यादा कुछ खास। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर 10% से भी कम है। तो भाई ये भी अंडरलाइन मत करिएगा, अंडरलाइन केवल यहाँ पर ये वाला है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख। यहाँ अगर पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि कई राज्यों में ज़्यादातर खेती हो रही है और कई राज्यों में खेती बिल्कुल नहीं हो रही। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार, वहाँ पर केवल 10% से भी कम हिस्से पर खेती होती है। क्यों? क्योंकि टेरिटरी ऐसी नहीं है भाई, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर खेती होना संभव नहीं है। आगे बढ़े। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब 33% हिस्से पर हमारे देश में वन होना चाहिए, और वन है कितने हिस्से पर? अभी 23.3% हिस्से पर ही वन है। कब का डाटा है? 14-15 का, है ना। 33% पे होना चाहिए, लेकिन केवल 23 पे है, मतलब हम पीछे हैं कहीं ना कहीं अभी। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो भारत में भूमि निम्नीकरण हो किस कारण से रहा है, उसको रोका कैसे जा सकता है, ये फिर से ऑब्जेक्टिव की फिर से इसमें ज़रूरत पड़ेगी। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और भावी पीढ़ी भी उस भूमि का उपयोग करेगी। तो भूमि एक प्रकार का संसाधन है। संसाधन वो सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमको दी है ना, और हमारी डेली लाइफ में उसका उपयोग है, तो वो सारी चीज़ें संसाधन है ना। तो ये हमारी भविष्य वाली पीढ़ी को भी मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। हम भोजन, मकान, कपड़े और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से मानव क्रियाकलापों के कारण ना भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान। भूमि निम्नीकरण मतलब क्या होता है? भूमि के उपयोग में कमी आना, है ना, भूमि निम्नीकरण कहलाएगा। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इनमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो भारत में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन, मतलब वनों का अधिक उन्मूलन करना, मतलब ज़्यादा उपयोग करना, वनों को काटकर बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करना, तो वनोन्मूलन। अति पशुचारण, यदि हम बहुत ज़्यादा पशु का खाने देते हैं, चारा खाने देते हैं, तो वो भी भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है।
खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन में क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग की जाती है, डायनामाइट लगा के पूरी की पूरी चट्टानें, पूरी की पूरी मिट्टियाँ ऐसे फोड़ देते हैं और खनन मतलब धातुएं निकालना, अयस्क के रूप में मिट्टी को निकालना, वो खनन कहलाता है ना। खनन के उपरांत खदानों वाले शहरों में गहरी खाई के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि का मुख्य कारण बना है। खनन के कारण से सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो मध्य प्रदेश का ऑब्जेक्टिव में आया है। मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है, वनोन्मूलन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण। तो मध्य प्रदेश में एक और कारण आ गया, अति पशुचारण, मध्य प्रदेश का याद रखना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई, तो इसका तो ऑब्जेक्टिव बुक में ही है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो आंसर है अधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण में अधिक सिंचाई करेंगे अगर किसान तो भी भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, है ना। निम्नीकरण हो जाएगा मतलब भूमि नष्ट होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ खास है नहीं। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुधारने के कई तरीके हैं। भूमि निम्नीकरण को रोका कैसे जाए, केवल क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता इस पे। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे वनारोपण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, ये तो हर समस्या का हल है। चारागाहों का उचित प्रबंधन, मतलब पशु, हर कहीं हम पशुओं को चराने ना भेज दें। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। तो ये सारे काम है जिसके कारण से हम भूमि निम्नीकरण रोक सकते हैं। तो अगेन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, इसको याद करेंगे अपन। भूमि निम्नीकरण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, तो अत्यधिक वनारोपण करें हम, चारागाहों का उचित प्रबंधन करें, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाएं, पशुचारण नियंत्रित करें और रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाएं जिससे वो रेतीले टीले इधर से उधर ना जाएं। ठीक है, तो ये हो गया भूमि निम्नीकरण के उपाय। अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं, तैयार करोगे सारे क्वेश्चन। पहला, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये दो नंबर के क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हो, एजेंडा 21 क्या है, भारत में संसाधन नियोजन किन चरणों में किया जाता है, भूमि निम्नीकरण क्या है ना, भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। ये सारे क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। आप बोलोगे बहुत सारे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई पेपर में दिखेगा एक। उसके बाद है मृदा संसाधन, मतलब मिट्टी एक संसाधन के रूप में है। तो जाहिर सी बात है मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले उसके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक मृदा से बना है। ये मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लिए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा डेल्टा किसको बोलते हैं, नदी डेल्टा कहाँ बनाती है, डेल्टा किसको बोलते हैं। जब नदियां बह के आती हैं तो उसको डेल्टा का निर्माण करती हैं, अपने साथ कुछ लेके आती हैं। ठीक, और कोई बोलना चाहेगा। चलो गंगा नदी का डेल्टा देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि डेल्टा किसको बोलते हैं। ये गंगा नदी का मैप है बेटा, है ना।
यहाँ से आ रही गंगा नदी, ये सहायक नदियाँ हैं, मिलती गई। और ये कहाँ, गंगा नदी कौन से सागर में मिलती है, कहाँ मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा बंगाल साइड है, कौन से सागर में मिलती है गंगा नदी पूर्व में? किसी को नहीं मालूम? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इसको। गंगा नदी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी मतलब एक तरह से नदी ही वो मतलब समुद्र ही होता है ना। बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो नदियाँ जहाँ पर समुद्र से मिलने वाली होती हैं वहाँ पर जो ज़मीन होती है ना, उसके देखो कितनी सारी रेखाएं बन गई है ना। ये रेखाओं के बीच में क्या होता है, दलदलीय क्षेत्र बन जाता है। इस दलदलीय क्षेत्र को, ये वाला मुहाना जो समुद्र में मिलने से पहले नदी बनाती है, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। कोई भी नदी जब समुद्र में मिल रही होगी तो नदी का अंत कैसे होता है? नदी का अंत होता है समुद्र में मिलकर, है ना। नदी का अंत कैसा होता है? समुद्र में मिलकर। तो समुद्र में जब मिल रही होती है नदी, तो जो मुहाना होता है नदी का, उसको बोला जाता है डेल्टा। और गंगा नदी का डेल्टा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरवन। गंगा नदी के डेल्टा का नाम है सुंदरवन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। तो इसको याद रखेंगे अपन, डेल्टा किसको बोलते हैं। तो अब तो नहीं भूलोगे, डेल्टा नदी का बिल्कुल मुहाना होता है ना। चलो ठीक है, आधे क्रेज के लिए अभी तक इधर ही रोक रहे हैं क्लास। एक बार फिर से ज्वाइन करोगे 6:45 पर, है ना। आगे बढ़ते